अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद कैंपस। जी, आज का मेरा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी। और द सेकंड नेम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा, आप उसमें जरूर जवाब देंगे। मैं बता भी देता हूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं इसका सेकंड नेम। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी है। तो देखते हैं जी आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इधर देखिएगा जी, मेरे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का। ठीक है। सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर जाहिर बात है प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन 11 ही है। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। प्रोटॉन कितने? 11। फर्स्ट शेल में 1, सेकंड में 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 8 और 2 10 और आखिरी में 1। बेटा देखें, ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला की एक सिफत है कि अगर वो किसी काम के करने का इरादा करता है तो वो कहता है कुन। अल्लाह ताला कुन फरमाते हैं, वो काम हो जाता है। फायाकून, बस वो हो जाता है। हम, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। बात समझ आई? हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहें इलेक्ट्रॉन को निकल जाओ, वो निकल जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है। जब वो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बात समझ आई? इसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, और शर्त यह है कि वो एटम उस वक्त गैसियस स्टेट में होगा। वो एटम उस वक्त गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है। तो उसमें शर्त यह है, किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी। अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं तो आपकी फर्स्ट हेडिंग, जाहिर सी बात है, यही है। आपने इसकी डेफिनेशन देनी है, और आपकी जो सेकंड हेडिंग है वो यही है कि आपने इसके यूनिट्स बताने हैं। ठीक है। और फिर आपकी थर्ड हेडिंग जो है वो यही है कि आपने हायर आयनाइजेशन की हेडिंग देनी है। हायर आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम कहते हैं हायर आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आप नेक्स्ट जो हेडिंग देंगे वो देंगे इसके फैक्टर्स की। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। और लास्ट में जो आप हेडिंग्स देंगे वो देंगे इसका ट्रेंड, ट्रेंड्स। ठीक है जी। आपने ट्रेंड्स बताना है कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी का आप कंसेप्ट तो ले चुके हैं कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। द मिनिमम amount of energy, the minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bonded electron, most loosely bonded electron from outermost shell of any atom
in the gaseous state is called ionization energy. बात समझ आई? The minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electrons from the outermost shell of any atom in the gaseous state. मतलब कि वो एटम उस वक्त गैसियस स्टेट में हो, उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आप देंगे उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिख दी आयोनाइजेशन एनर्जी की. ठीक हो गया जी. आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताइए आपने, और फिर आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं. हमारे पास एग्जांपल है कि सोडियम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो है 494 किलोजूल पर मोल. 494 किलोजूल पर मोल. तो आप यहां बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम, ये जी साथ लिखे, इसका मतलब वो गैसियस स्टेट में कितनी है, इज 494 किलोजूल पर मोल. ठीक हो गया बेटा. अब आगे इसके यूनिट्स, आगे यूनिट मैंने वैसे लिख भी दिए हैं साहब, तो यूनिट की हेडिंग देके आप इसके यूनिट्स की हेडिंग देके, जैसे आपने यहाँ पे डेफिनेशन की हेडिंग देनी थी, ठीक है, तो यहां पे आपने यूनिट्स की हेडिंग देनी. अब मैं वो इसलिए नहीं दे रहा कि मैंने यहां लिख दिए हैं. यूनिट्स आपके पास इसके क्या है, किलोजूल पर मोल. ठीक है, ये एनर्जी है ना, इस वजह से किलोजूल पर मोल, ये आप इसमें यूनिट्स बताएंगे. उसके बाद हायर आयनाइजेशन एनर्जी पे बात करते हैं. हायर आयनाइजेशन एनर्जी मतलब अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं किसी भी एटम के आखिरी शेल में से, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं पहला, उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. आप यही चेंज कर सकते हैं. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम इन द गैसियस स्टेट. अगर आप फर्स्ट की बात कर दें तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अगर आप यहां पे सेकंड की बात कर दें तो वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी. तो याद, अभी मैं आपके सामने देखता हूं, एग्जांपल भी देता हूं आपके सामने. बेटा मेरे पास है, अब मैं ना बात करने लगा हूं इसकी हायर आयनाइजेशन एनर्जी की. देखें मैंने अभी इसको कर लिया, डेफिनेशन दे दी, यूनिट्स कर लिए. अब थर्ड नंबर पे हायर आयनाइजेशन एनर्जी पे बात हो रही है. हायर आयनाइजेशन एनर्जी पे बात हो रही है. बेटा हायर आयनाइजेशन एनर्जी पे आपने क्या कहना है कि हायर आयनाइजेशन एनर्जी में ऑलवेज भी हायर, लफ्ज आ गया हायर आयनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट से ऊपर सेकंड, सेकंड से ऊपर थर्ड. बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट से, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सेकंड से, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है थर्ड से. व्हाट इज द रीजन? अभी पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं. आप उम्मीद है आपको रीजन समझ आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं. आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है. व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट वन? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है फर्स्ट से? देखते हैं जी बेटा. जी मेरे पास है कैल्शियम, ओके, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 20 होता है. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है. अभी जरा देखिएगा बेटा, हम क्या करेंगे, मैं वैसे लिख देता हूं. अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तब भी ठीक, अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं तब भी ठीक. ये देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 4 10 2 12 और 3p6 देखें कितना हो गया 18. स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल. अब आ जाएगा 4s. 4s में नक्की रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20. अब बेटा हम दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे तो निकाल नहीं सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे तो निकाल नहीं सकते. हमें क्या करना पड़ेगा,
एक इलेक्ट्रॉन पहले निकालना पड़ेगा। कैल्शियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जाहिर बात है ऊपर +1 साइन नजर आ जाएगा, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया। यहां पे आप लिखेंगे डेल एच आई, इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी। साथ में लिख दें फर्स्ट, साथ में लिख दें फर्स्ट। ये मैंने फर्स्ट लिख दिया, ये रेड कलर में मैंने फर्स्ट लिख दिया। डेल एच आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट लिखा। तो इसका क्या मतलब है, मैं नीचे करके लिख देता हूं ताकि मतलब जो है आगे वो लाइन आ रही है जी। ये देखें जरा, मैं लिख रहा हूं डेल एच आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, साथ में लिखेंगे फर्स्ट मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की 590 किलो जूल पर मोल होती है, 590 किलो जूल पर मोल होती है। अब अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन देखें कि टाइम बन चुका है, इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। समझ लें एक इलेक्ट्रॉन चला गया 4s से, बाकी रह गया एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको क्या इसकी डेफिनेशन क्या करनी पड़ेगी, ये देखें जरा, एक इलेक्ट्रॉन आपने और निकाल दिया तो +1 की बजाय +2 इसके ऊपर साइन आ जाएगा, +2 साइन आ गया इसके ऊपर। अब आपने क्या किया, व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द मोनो पॉजिटिव आयन, आप ये बात लिख सकते हैं, व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द मोनो पॉजिटिव आयन देन दिस इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखिएगा इधर आप लिखेंगे डेल एच आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके साथ लिख दें 2 मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ये कितनी है, 1150 किलो जूल पर मोल एनर्जी, 1150 किलो जूल पर मोल। अब देखें तकरीबन डबल हो गई, तकरीबन डबल। हाँ जी, वाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट वन। मुझे लगता है इसका आंसर आपको आना चाहिए। चलें मैं बता भी देता हूं। बेटा देखें, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था कैल्शियम से, ठीक है, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन थे और 20 ही प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बैलेंस थी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, देखिए पॉजिटिव साइन आ गया, मतलब प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन 20 ही रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, इलेक्ट्रॉन 19 रह गए, बाकी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 19। इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गई, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गई मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से आखिरी इलेक्ट्रॉन जो बाकी रहता है, आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं रिमूव हो पाएगा, हमें उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, ड्यू टू, अब अगर आपने प्रॉपर आंसर लिखना है तो इसका आपने क्या कहना है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर, मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू ग्रेटर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों बढ़ी, प्रोटॉन नंबर ज्यादा है। आप पहला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इम्बैलेंस, पहला पॉइंट ये लिख दें कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इम्बैलेंस। फिर दूसरा पॉइंट लिख दें कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज है तो जाहिर सी बात है भाई आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम आयनाइजेशन एनर्जी कम। ठीक हो गई, ये आपने हर आयनाइजेशन एनर्जी पे भी बात कर ली, ठीक है, थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं, काफी है इतनी। अब हम आने लगे हैं इस पे, फैक्टर्स पे, ठीक है, अब हम आने लगे हैं फैक्टर्स पे। इसके फैक्टर्स के ऊपर हेडिंग दे लेते हैं, फैक्टर्स।
अच्छा याद रखिएगा, फैक्टर्स पे अलग लॉन्ग टॉपिक आ सकता है, फैक्टर्स पे अलग से लॉन्ग टॉपिक आ सकता है जी। फैक्टर्स में सबसे पहले है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। और सेकंड नंबर पे है साइज ऑफ एटम, या एटॉमिक साइज लिख लें, साइज ऑफ एटम लिख लें, साइज ऑफ एटम और आयन, एटम या फिर आयन। और थर्ड नंबर पे हमारे पास, थर्ड नंबर पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन पेयर रिपल्शन। ठीक हो गया जी। जरा वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं बेटा। पहले है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मैं यहां पे वन बाय वन में डिस्कस कर लेता हूं, देखें जरा। न्यूक्लियर चार्ज बेटा, न्यूक्लियर चार्ज अभी तो मैंने बताया था कि भाई न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं प्रोटॉन को, अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, उसी को कहते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, तो भाई हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी ज्यादा देनी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। यस, हम यहां पे लिखेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन में है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूं, बाकी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे मेरे पास है, सेकंड नंबर पे मेरे पास है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम या आयन। ठीक है, इधर इसको देखेंगे जी, साइज ऑफ एटम। बेटा ये छोटा साइज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, बड़ा साइज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। डिस्टेंस बढ़ गया ना, डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। केमिस्ट्री ये कहती है कि डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है जी। तो भाई साइज ऑफ एटम या आयन की अगर बात करें तो जितना साइज बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, साइज बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी कम, और साइज छोटा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। इनवर्स रिलेशन, ये है हमारे पास इनवर्स रिलेशन आयनाइजेशन एनर्जी के। जो इनवर्स होता है उसको बटे में लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज कम आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक हो गया। केमिस्ट्री ये कहती है कि साइज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। वैसे अगर हम अपनी फिजिकल लाइफ में देखें तो भाई अगर तो हम हमारी अपने दोस्तों से डेली मुलाकात हो रही है, मैट्रिक के थे, एफएससी के थे, हम स्कूल जाते थे, डेली मुलाकात होती थी। लेट्स सपोज कॉलेज में आ गए, कोई किसी कॉलेज में बच्चा चला गया, कोई किसी कॉलेज में दोस्त चला गया, अब मुलाकात थोड़ी सी कम हो गई। मुलाकात के कम होने से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। वो फिर कभी डेली याद, कभी दूसरे दिन, कभी चौथे दिन, आहिस्ता करते करते महीने गुजर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा यार उसको भी कॉल करनी थी। हालांकि वही दोस्त जब हम डेली मिलते थे तो जाहिर सी बात है हम कहते थे कि भाई अगर इससे अगर डेली ना मिला गया तो फिर शायद पता नहीं हमारी जिंदगी आगे चलनी भी है कि नहीं चलनी। लेकिन वही दोस्त जो है वो बाद में महीने गुजर जाते हैं, हम रास्ता नहीं करते। तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई, मुलाकातें कम हुई और बात खत्म हो गई। समझ आई? फिजिकल लाइफ भी केमिस्ट्री से एप्लीकेबल है जी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इसको जरा तवज्जो दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे बात करते हैं जी। बेटा मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑर्बिट या ऑर्बिटल फुली फील्ड है, वो तो स्टेबल ही आप जानते हैं, फुली फील्ड।
अगर कोई फुली फिल्ड है वो तो स्टेबल है, लेकिन अगर कोई हाफ फिल्ड है वो भी स्टेबल है। ये दो स्टेबल है, ये दो आप कह रहे हैं मोर स्टेबल। ठीक है। हाँ, अगर कोई पार्शली फिल्ड है, अगर कोई पार्शली फिल्ड है वो जरा लेस स्टेबल होता है, वो जरा लेस स्टेबल होता है, वो जरा लेस स्टेबल होता है। हम अभी इसकी एग्जांपल्स भी लेते हैं, जरा आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे समझ आ जाएगी। मेरा तवज्जो दीजिएगा जरा, मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। तवज्जो से जरा, तवज्जो से जी। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s2 2s2, ठीक है, तो 2p, 2 2 4 और 3 7, ठीक है, 7 पूरे, 2 और 2 4 और 3 7, 7 एटॉमिक नंबर पूरा हो गया। इसकी बात करते हैं 1s2 2s2 और 2p, 2 2 4 और यहां पे 4 आएंगे, 4 और 2 6 और 2 8। अब एटॉमिक नंबर पूरा। बेटा अभी मैंने बताया फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो ज्यादा स्टेबल होती है। अब देखें फुली फिल्ड तो कोई नहीं, आखिरी ये 2p में आ रहा है, इसके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब हाफ फिल्ड है, इसके p में 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब पार्शियली फिल्ड है। बताएंगे इसका स्टेबल कौन है ज्यादा? यस, हाफ फील्ड वाला, हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है, और पार्शियली फील्ड वाला कम स्टेबल हुआ। तो लिहाजा जो ज्यादा स्टेबल वहां आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, जो कम स्टेबल वहां आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब नाइट्रोजन में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वो हाफ फील्ड है। आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि वाई ऑक्सीजन है लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन, आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है, तो बेटा आप क्या जवाब दोगे? यही लिखना है। इसी तरीके से आपने लिख के आपने बताना है कि नाइट्रोजन जो है उसमें जो पी ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है। द पी ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन इज हाफ फील्ड, सो इट इज मोर स्टेबल and have required to more energy, ionization energy. But the oxygen, in the oxygen, the p orbital is partially filled, which is less stable. So less ionization is required. आप ये आंसर बताएंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट थी, मैंने एग्जांपल दी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फुली फिल्ड की बात मैंने की थी, फुली फिल्ड बेटा सिर्फ हमारे पास नोबल गैसेज हैं, फुली फिल्ड में हमारे पास सिर्फ नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज, ठीक है। नोबल गैसेस की सबसे पीरियोडिक टेबल के अंदर केमिस्ट्री में अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, आप बताएंगे नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस की हाईएस्ट 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 आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? नोबल गैसेस की। अच्छा, सवाल अगर ये भी आ जाए, एमडीकैट में एमसीक्यू आ सकता है, बेटा नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सबसे ज्यादा। बेटा मैं बता देता हूं, वैसे ही मैंने सवाल करना था एमसीक्यूज में, लेकिन मैं बता देता हूं, हीलियम पूरी केमिस्ट्री के अंदर मतलब नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, फिर नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम है, हाईएस्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में भी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है, हीलियम की। याद रखना है ये बात, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एमडीकैट के लिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एमडीकैट में हीलियम की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। ओके जी, अच्छा अच्छा, इसकी वजह क्या है हीलियम की सबसे आयनाइजेशन एनर्जी कम? चलें, इसकी तो समझ आ गई होगी ना। अब आपने मुझे ये ऐसा कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि सर जी अगर नहीं पता तो ये पूछना लाजमी है कि सर जी हीलियम की क्यों? नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी
हीलियम 2 ही क्यों? ठीक है, अगर नहीं पता तो, और अगर पता है आप मुझे कमेंट में इसका जरा आंसर बताइएगा, चले आपकी जजमेंट हो जाएगी तो पता चल जाएगा। पर नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमारा हो गया। ये देखें जी, न्यूक्लियर साइज पे बात कर ली हमने साइज ऑफ एटम पे बात कर ली, और हमने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे बात कर ली। अब हम बात करने लगे शील्डिंग इफेक्ट पे। अब हम बात करने लगे हैं शील्डिंग इफेक्ट पे। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट पे बात करने लगे बेटा। शील्डिंग इफेक्ट, इनर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो कहते हैं, वैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट दे चुका हूं, आप मजीद उसको नहीं दूंगा। हाँ, बस ये बताऊंगा, अगर इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्ट रिलेशन में है, मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सिंपल इनवर्स रिलेशन। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ आई? ये है सिंपल सा, तो ये भी समझ आ गया। आगे बात करते हैं स्पिन पेयर रिपल्शन में। लास्ट फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ये अकेला फैक्टर आपसे लॉन्ग टॉपिक आ सकता है, जरा तवज्जो देनी है बेटा, कॉन्सेप्ट लेना है, बाकी रीड तो आप लोग वेरी बात कर ही लेंगे, इसका कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा। स्पिन पेयर रिपल्शन, स्पिन पेयर रिपल्शन पे बात करते हैं, स्पिन पेयर रिपल्शन पे बात करते हैं जी बेटा। इसमें बात होती है सेम ऑर्बिटल की। सेम ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन एक है पेयर्ड की फॉर्म में और एक है अनपेयर्ड की फॉर्म में, सेम ऑर्बिटल की बात हो रही है, सेम ऑर्बिटल की बात हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन एक में पेयर्ड है एक में अनपेयर्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो पेयर्ड है, वहां रिपल्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, वो लेस स्टेबल है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मेरी बात तवज्जो सुनिएगा, स्पिन पेयर रिपल्शन पे बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर सेम ऑर्बिटल की बात हो रही है, मतलब 4s और 4s, एक में 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, एक के 4s में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो, कम स्टेबल, आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अगर बात करें 4s की जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जरा स्टेबल है, रिपल्शन नहीं है, हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ आई? मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने, मेरे पास है मैंगनीज, एग्जांपल में मेरे पास है मैंगनीज और क्रोमियम। पहले मैं क्रोमियम लिख लेता हूं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक है, और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है। तो वजह से बात सुनिएगा बेटा, ये तो आप लोग जानते हैं ना कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पे इंशाल्लाह एक बड़ा डिटेल के साथ लेक्चर बताऊंगा, उसमें एमडीकैट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट। तो लेकिन फिलहाल हम क्रोमियम और ये देखें 1s 2s 2p 3s 3p 4s, देखें स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन, ठीक है। 4s के बाद यहां पे आ जाएगा 3d। बात समझ आई? देखिए बात सुने, मैं बताता हूं मैंने 3 क्यों लिखा। अगर आपने s को नंबरिंग करेंगे पहले 1, s के साथ 2, s के साथ 3, s के साथ 4, जब आप p को नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 2 से करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2p 3p और कोई p है नहीं, जब d को स्टार्ट करेंगे 3 से करेंगे, d यहां पे 1 किया तो 3 लिख दिया, ओके जी। अच्छा खैर, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 4 24। मैंने आपको एक रूल बताया था ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। और कैसे पता चलेगा ये एलिमेंट ट्रांजिशन है? हमें कैसे पता चला? हमने कौन सा पूरा पीरियोडिक टेबल याद किया हुआ है? पता चलता है आखिर में, देखें क्या आ रहा है, डी आ रहा है, इसका मतलब ट्रांजिशन है, डी ब्लॉक है। अगर आखिर में ये देखें पी आ रहा था आखिर में, इसका मतलब एस और पी ब्लॉक नॉर्मल है, एस और पी ब्लॉक नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था, लेकिन यहां पे देखिए ये डी आ रहा है, तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक है और ये ट्रांजिशन है और ये
ट्रांजिशन है, ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन है। अब आपने इसको क्या करना है, चेंजिंग करनी है। क्या आपने इसको करना है स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आएगा तो ये 3d5 हो जाएगा। डी को स्टेबल करते हैं तीन तरीकों से, डी में 0 कर दें, डी में 5 कर दें, डी में 10 कर दें। अब ये 5 के ज्यादा करीब है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ले आए, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा करें, 3d में कर दें 5 और 4s में कर दें 1। 4s अनस्टेबल हो गया, 3d स्टेबल हो गया। अब ऐसा करें, इसको जो स्टेबल है वो पहले ले लें, और वैसे भी देखें 3 छोटा है 4 बड़ा है, 4 को बाद में लें। ये देखें, मैं ऐसे कर देता हूं, ये देखें 3d और 4s, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपने कर दी क्रोमियम की। चलिए इसकी करते हैं, इसकी 1s 2 बिल्कुल सेम, 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 तो 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। वैसे तो इसमें जाहिर सी बात है पहले 4s आना था, उसमें 2 और 3d में 5, इसमें 5। मैं वैसे तरतीब से लिखूं, सही वाली तरतीब जो वो पहले ये आना था, इसमें 2 और बाकी फिर आना था 3d। 2 तो 4 6 4 10 तो 12 6 18 2 20 और 5 25। चले मैं उस तरह तरतीब कर देता हूं, 3d पहले 4s बाद में, 3d पहले, ये देखें 3d पहले 4s बाद में, 4s बाद में। ये रहे जी, मेरा तवज्जो दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं स्पिन पेयर रिपल्शन। मैं बता रहा था आपको ऑर्बिटल सेम होने चाहिए जी। बेटा तवज्जो जरा इधर देखिए, ये देखिए ये 4s, ये भी 4s, ऑर्बिटल सेम 4s और 4। मैंने बात की थी ना, स्पिन पेयर रिपल्शन में ऑर्बिटल का सेम होना जरूरी है, ठीक है। 4s और 4s, इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई रिपल्जन नहीं, मोर स्टेबल। कोई रिपल्जन नहीं तो मोर स्टेबल। और इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्जन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो लेस स्टेबल। क्या कहेंगे आप कि ये लेस स्टेबल है। और अभी तो आपने बताया जो लेस स्टेबल हो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है, तो भाई इधर आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लेस आयनाइजेशन एनर्जी, और यहां पे मोर आयनाइजेशन एनर्जी। जो स्टेबल ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जो स्टेबल कम आयनाइजेशन एनर्जी कम। बात समझ आ गई। ये था स्पिन पेयर रिपल्जन का इफेक्ट जो अभी मैंने आपके सामने रखा। बाकी रीड करेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी बताना मुझे। बेटा लास्ट में हम अच्छा शील्डिंग इफेक्ट पे बात कर ली थी, न्यूक्लियर स्पिन पेयर रिपल्शन पे बात कर ली, फैक्टर भी हमारे हो गए। अब बात करने लगे ट्रेंड्स पे। ट्रेंड्स, ट्रेंड इन ग्रुप एंड ट्रेंड इन पीरियड। हम डायरेक्ट आते हैं इस पे, ट्रेंड इन ग्रुप्स पे। ग्रुप में बेटा मैं जरा एक ग्रुप लिख भी देता हूं ताकि ना मतलब आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर हाइड्रोजन भी लिख देता हूं, सीजियम एंड फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूं, इसका 1 फिर 3 11 19 37 55 और इसका है 87। बेटा ये आ गया। वैसे तो आप ट्रेंड पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियस का, आयनिक रेडियस का, आप आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिएगा बेटा, अब हम बेटा अगर लिथियम की बात करूं तो साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लेनी पड़ेगी। नीचे सोडियम एटॉमिक नंबर 11, साइज बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। पोटाशियम साइज बढ़ गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी और कम। इसका मतलब व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। व्हेन वी गो, आप लिखेंगे व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, when we go from top to bottom in the group,
the ionization energy decreases due to या because, जो भी आपने लिखना है जी। अब वो पॉइंट्स बताने हैं जी। पहला पॉइंट क्या होगा? ड्यू टू एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इरेगुलरली। जो रीजन आप बता रहे हैं बेटा, पहले देखें। पहले रीजन, 1 के बाद 3, 3 के बाद 11, 11 के बाद 19, तकरीबन वही एटॉमिक रेडियस वाला ट्रेंड। तकरीबन मैं फिर भी लिख देता हूं तरतीब से। एटॉमिक नंबर increases irregularly number of shells increases one by one। भाई इसमें 1 शेल, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, मैंने बताया होगा, ये वाली बात बताई हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस 1 by 1, क्योंकि जो एलिमेंट जिस पीरियड में होता है उसमें शेल कितने होते हैं? ये पहले पीरियड में 1 शेल, दूसरे पीरियड में 2 शेल, तीसरे पीरियड में 3 शेल, चौथे पीरियड में 4 शेल, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज 1 by 1। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पिछले लेक्चर में बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज तो जाहिर सी बात बढ़ गया ना, साइज बढ़ गया। शील्ड इफेक्ट इंक्रीजेस तो साइज ऑफ एटम increases, so force of attraction between nucleus and valence electron, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देखिए साइज का बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Therefore, ionization energy decreases down the group। बेटा आगे ट्रेंड आपने, मैंने बताया ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। यहां पे लिखेंगे इन पीरियड। बेटा ट्रेंड पीरियड में क्या करना है? चेंजिंग। अब मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं आपको बताऊंगा जब आपने चेंजिंग करनी है, मतलब पीरियड में लिखना है, तो आपको ये चेंजिंग करनी, बाकी सारा कुछ वही लिख देना। देखिएगा मेरे साथ, ये देखिए, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहीं क्या करना है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, बल्कि सर्कल कर देता हूं। व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट, इसकी जगह पे आपने लिखना लेफ्ट टू राइट। इन द ग्रुप नहीं, इन द पीरियड। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस ड्यू टू, जी नीचे देखिएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज इरेगुलर, नो 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 नो, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इरेगुलर। ये मैं एक पीरियड लिखा, ये देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बेटा देखिएगा जरा, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखें जरा, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेगुलरली हो रहा है। 4 के बाद 3, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब नंबर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज रेगुलरली, इरेगुलरली नहीं, रेगुलरली। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नो डिक्रीजेस, नो। बेटा जब तक कोई एलिमेंट एक ही पीरियड में होता है
उसमें उतने शेल होते हैं, उतने शेल होते हैं। ये फिर देखिए लिथियम में, ये दूसरे ग्रुप, मैंने दूसरा पीरियड लिखा हुआ है, पहला पीरियड तो हाइड्रोजन है, दूसरा लिथियम है। दूसरे पीरियड का एलिमेंट लिखें, लिथियम में भी दो पीरियड मतलब दो शेल, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। बेरिलियम में भी दो शेल, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। बोरॉन में भी दो शेल, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन में भी दो शेल, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। नाइट्रोजन में भी दो शेल, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। तो लिहाजा नियॉन में भी दो शेल, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। जो एलिमेंट जिस पीरियड में होता है उसमें शेल्स उतने ही होते हैं। तो लिहाजा नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस वन बाय वन। नो, यहां पे लिखेंगे, इसकी जगह पे इंक्रीज वन बाय वन की जगह पे लिखेंगे रिमेन द सेम। शील्ड इफेक्ट में रिमेन द सेम, नो डिक्रीजेस। शील्ड इफेक्ट रिमेन द सेम, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस नहीं। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, शेल उतनी ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो साइज कम हो जाएगा। साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, तो जब साइज कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज आ जाएगा। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप नहीं, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। ये आपका 10th पीरियड में हो गया भाई, बेटा आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हो गई। तो इसको जरा अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, इंतहाई इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टॉपिक आ सकता है, लॉन्ग टॉपिक आ सकता है, शॉर्ट आ सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आ सकती है, उसका यूनिट पूछा जा सकता है, कोई एग्जांपल पूछी जा सकती है। उसके बाद हाई आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जा सकती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है फर्स्ट से। उसके फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में, ये सिर्फ फैक्टर बता दें, आपने फैक्टर बताने हैं। बाकी लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में स्पिन पेयर रिपल्शन पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद ट्रेंड पूछा जा सकता है, ट्रेंड शॉर्ट में आ सकता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अच्छे से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।